गुड इवनिंग टू माय ऑल स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत वेलकम है मेरे चैनल कंपास विद लेंस में। और बच्चों, मैंने आज क्लास 6 का चैप्टर 15 शूट किया है। उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन में लेकर आई हूँ। बहुत सारे बच्चों ने शोर मचा रखा था, तो मैंने बहुत जल्दबाजी में इसको तैयार किया है। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से इसको स्टडी कीजिएगा। साथ के साथ कोशिश कीजिएगा मेरी वीडियो से आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए, लेकिन अगर मेरी वीडियो से ही आप 3-4 बार वीडियो को सुनकर ही वीडियो से देखते देखते लर्न करेंगे तो आपका टाइम जो नोट्स बनाने का है वो भी काफ़ी सेव हो जाएगा। तो आप इसी में से लर्न कीजिए। लर्न करने के बाद में उसको प्रैक्टिस में लीजिए, जिससे कि आपका काफ़ी टाइम सेव होगा और आपको साइड बाय साइड लर्निंग भी होती चली जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वाटर चैप्टर। क्लास 6 का चैप्टर 15 है, उसके डिफाइंस में स्टार्ट करती हूँ। और जो बच्चे नए हैं पहले तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जो बच्चे पुराने हैं जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक कर बटन दबा दीजिए। और जल्दी जल्दी से अपने सारे स्कूल ग्रुप में, कोचिंग ग्रुप में या और भी जो दूसरे ग्रुप है जिसमें फ्रेंड्स हैं उनमें सब में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन चैप्टर 15। फर्स्ट वर्ड आ रहा है इसमें फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है? द चेंजिंग ऑफ वेदर इनटू आइस। जो वाटर है ये, द चेंजिंग ऑफ वाटर जब आइस में चेंज हो जाता है कूलिंग करने के बाद में, उसी को फ्रीजिंग कहा जाता है। जैसे हम अपने फ्रिज में पानी को हम कूल करने के लिए रख देते हैं और उसके बाद वो क्या बन जाती है? आइस, यानी बर्फ़ बन जाती है, यानी वो फ्रीजिंग मोड पर आ गई। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। वाटर चेंजिंग इनटू वाटर वेपर। जब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, अब वो कैसे होगा? हीटिंग से। ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। उसी को इवेपोरेशन कहा जाता है। जब हम घर में देखते हैं कि हम पानी गैस पर रखते हैं, हीटर से रखते हैं, जो गीज़र में भी पानी हम गर्म करते हैं तो वो हीट होता है। और उसके बाद उसमें से जब हम चाय बनाते हैं तो पानी को रखने के बाद वो उसमें से धुआं निकलने लगता है, तो वो जो होता है वही वाटर वेपर होता है। तो वाटर वेपर में यानी धुएं में जो चेंज हो गया है उसी को इवेपोरेशन कहा गया है। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। वाटर वेपर चेंजिंग इनटू, अब ये जो वाटर वेपर बना है, वाटर से जो वाटर वेपर बना, अब वाटर वेपर वापस से वाटर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। सबसे पहला मैंने अभी आपको बताया इवेपोरेशन, इसमें वाटर चेंज होके वाटर वेपर बन जाता है। अब यहाँ पे कंडेंसेशन में उल्टा प्रोसेस हो जाता है, वाटर वेपर वाटर वापस बन जाता है। ऑन कूलिंग, कूल होने के बाद में, उसी को कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कभी भी आपकी मम्मा ने आपको खाने पर बुलाया कि खाना रेडी है, खाना खा लो, या मिल्क रेडी है, मिल्क पी लो, लेकिन उसको ढक के रख दिया, मिल्क को या चाय को ढक के रख दिया। अब उसमें से तो वो तेज़ गर्म है तो उसमें से तो स्मोक निकल रही है, धुआं निकल रहा है जो कि वाटर वेपर है, लेकिन उसको ढक के रख दिया। ढक के रखने के बाद में थोड़ी देर बाद आप जब प्लेट हटाते हैं तो प्लेट पर से पानी निकलता है। अगर आप बच्चों को समझ नहीं आया तो जो प्रोसेस मैं कह रही हूँ उसे आप घर पे ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ये डेली लाइफ में सबके साथ होता है, आपके घर में मम्मी के साथ भी होता है और इवन आप लोगों के साथ भी होता है। जब वो पानी ठंडा हो जाता है, जो स्मोक बना है वाटर वेपर, तो वो वापस पानी बन जाता है और उसमें से बूंदें गिरने लगती हैं। ठीक है, तो एक बार फिर आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जब वाटर वेपर ठंडा होने के बाद में वापस से पानी बन जाता है, उसी को कंडेंसेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रेसिपिटेशन। वाटर वेपर कूलिंग एंड फॉर्मिंग रेन। जब वाटर वेपर ठंडा हो जाता है और रेन ड्रॉप्स बन जाता है, उसी को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या होता है बच्चों? वाटर का जो लेवल होता है उसी को बोला है। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर।
जो ग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे का जो पानी होता है उसी को वाटर टेबल कहा गया है, क्योंकि पानी हमेशा नीचे ज़मीन के अंदर से निकल के आता है। जो बोरिंग होती है, बहुत से बच्चों ने नाम भी सुना होगा, तो वो वाटर टेबल यानी ग्राउंड के नीचे जो ग्राउंड का पानी है उसी से निकल के आता है, तो उसी को वाटर टेबल कहा गया है। नेक्स्ट इज साइक्लोन। वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज़ हवा जो चलती है, अकम्पेंड विद वेरी हैवी रेन, और हवा तो चल ही रही है, साथ में बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है, जिसे हम हिंदी में तूफ़ान बोलते हैं। बारिश भी होती है और बहुत तेज़ तेज़ हवा भी चलती है, जिसमें अक्सर पेड़ गिर जाते हैं। और ये यूजुअली कोस्टल एरियाज़ में होती तो प्लेन्स में भी है, बट कोस्टल एरियाज़ में ये कॉमन है। कोस्टल एरिया यानी समुद्र के किनारे, उसी को साइक्लोन कहा जाता है। लास्ट हमारा डिफाइन आ गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टोरिंग रेन वाटर। अब रेन वाटर को जब स्टोर किया जाता है फॉर लेटर यूज इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो आगे चल के यानी कुछ टाइम बाद हम उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। जैसे कि पानी आ रहा है, पानी से मतलब बारिश हो रही है, और बारिश को कई बार हम पानी भर लेते हैं और उसके बाद में हम उसे किसी न किसी काम में यूज़ में ले लेते हैं, उसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। आपको ये सब क्लियर हो गया होगा बच्चों, जो डिफाइंस अभी हमने 7 पॉइंट्स पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ओरल क्वेश्चंस पे। हमारा ओरल क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, जो कि पेज नंबर 177 पर है। मैं उसके पहले ओरल क्वेश्चन से ले रही हूँ, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। हमें सबको पता है कि अर्थ का जो सरफेस है यानी अर्थ पर 3/4 जो सरफेस है उसका वो वाटर से कवर है। वाई देन इज़ देयर अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। फिर भी इतना पानी होने के बावजूद अर्थ पर फिर भी वाटर की शॉर्टेज क्यों है? ठीक है, अब हम स्पेस से भी हमें बोला गया है, हमारी एसएसटी की बुक्स में भी होता है कि स्पेस से हम देखेंगे तो हमें हमारी अर्थ ब्लू कलर की दिखाई देती है। वो किस लिए दिखती है? क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है और इस वजह से वो ब्लू दिखाई देती है। तो यही क्वेश्चन है कि इतना पानी होने के बावजूद भी वाटर की शॉर्टेज क्यों है? तो आंसर है द शॉर्टेज ऑफ वाटर इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। अब इन जो शॉर्टेज हो रहा है पानी का वो इस कारण से हो रहा है। फर्स्ट रीज़न आ रहा है इसमें अराउंड 97.4% ऑफ द टोटल वाटर इज़ प्रेजेंट इन ओशंस एंड सीज। इसमें से 97.4% तो वाटर हमारा सी में और ओशन में ही है। दिस वाटर कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड, और इसे हम इतना पानी होने के बावजूद भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट। क्योंकि इस वाले पानी में, सी और ओशन के पानी में बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा सॉल्ट यानी नमक घुला हुआ रहता है कि हम उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। मोर ओवर सम प्रपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर इज़ प्रेजेंट इन ग्लेशियर्स एज आइस। और इसके अलावा भी और क्या है, बहुत सारा फ्रेश वाटर बर्फ़ के रूप में ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, एक तो हमारा कारण ये हो गया क्योंकि जो पानी है भी तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, किस किस वजह से। सेकेंड पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज़ अनइवन। जो पानी है वो भी थ्रू आउट द अर्थ, पूरी अर्थ पर अनइवन तरीके से है। कहीं पर कम है पानी, कहीं पे बहुत ज़्यादा है, तो कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर जगह पर पानी हर रीजन में अलग अलग होता है। जैसे डेजर्ट हो गया, ओशंस हो गया, तो हर जगह पर अनइवन तरीके से है। सम प्लेसेस है हाई अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा पानी है, वेयर इज हैव वेरी लो क्वांटिटी ऑफ वाटर, और जबकि दूसरी और जगह पर बहुत कम क्वांटिटी में पानी है। जैसे डेजर्ट में तो पानी ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। लेकिन और जगह पे जहाँ पे बहुत बारिश होती है, चेरापूंजी हो गई, इतनी बारिश होती है, वहाँ पानी ही पानी है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान है पानी को लेकर, और डेजर्ट के लोग बहुत ज़्यादा परेशान है पानी को लेकर कि वहाँ पानी नहीं है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, वाटर पोल्यूशन हैज़ प्रोफाउंडली डिग्रेडेड द क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर। अब
जहाँ पे पानी मिल रहा है, जहाँ पे हम पानी को यूज़ कर सकते हैं बहुत तरीके से, वहाँ फ्रेश वाटर को पॉल्यूशन ने पॉल्यूटेड कर दिया। पॉल्यूशन की वजह से वो पूरा पानी खराब हो गया, तो अगेन वो भी यूज़ करने लायक नहीं बचा। Next and last point of this question, the groundwater level has profoundly decreased. अब ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लोगों के जंगल साफ़ कर रहे हैं, उन्हें पेड़ काट रहे हैं, नई नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं। हम बिल्डिंग्स भी बनाएंगे तो उसमें भी पानी लगेगा, सीमेंट वगैरह जो भी है, कंस्ट्रक्शन में भी पानी लगेगा। फिर ओवर यूज़ बहुत होता है पानी का। अब तो बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे भी होंगे, एक बार चेक कीजिएगा, क्या आप में से किसी के अंदर ये नेचर है कि अपने बाइक को, कार को, साइकिल को, स्कूटर को, किसी को भी आप धोते ही रहते हैं, या फिर नहाते हैं तो नहाते ही रहते हैं। हमारा वो भी बहुत टाइम वेस्ट होता है, और जिसमें हमारा वाटर भी वेस्ट होता है टाइम के साथ साथ। शावर में नहाते हैं या फिर ब्रश कर रहे हैं तो पानी खुला छोड़ देते हैं और ब्रश चलता रहता है और पानी भी बहता रहता है। तो इस तरीके से इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, ये मैंने डेली रूटीन की एक्टिविटी बताई है, जिसकी वजह से वाटर लेवल भी डाउन हो गया है, यानी वो भी कम हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत सारे डेली लाइफ के भी एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करी है। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर जिसने लाइक नहीं किया है, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डज डाइजेशन ऑफ फूड नीड द प्रेजेंस ऑफ वाटर? क्या फूड को डाइजेशन करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए उसमें भी पानी की ज़रूरत होती है क्या? आंसर इज़ यस। बिना पानी के हमारा फूड भी डाइजेस्ट नहीं होता बच्चों। द डाइजेशन ऑफ फूड डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हमारी बॉडी में कितना पानी है, हमारे खाने में कितना पानी है जो हमने खाना खाया है, उसके ऊपर ही हमारा डाइजेशन डिपेंड करता है। मोर ओवर वाटर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेशन तो हो गया, चलिए जैसे भी डाइजेशन हो गया, लेकिन जो डाइजेशन होने के बाद जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ है फूड, उसे भी तो एब्जॉर्प्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तभी तो वो हमें, हमारा जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, नेम द स्टेट ऑफ वाटर। अब स्टेट ऑफ वाटर कौन सी है, ये तो हमें सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का एग्जाम्पल आइस, गैस का वाटर वेपर एंड लिक्विड का वाटर। ये तो बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है जो सब बच्चों को रटा हुआ होगा। फोर्थ क्वेश्चन, टू कन्वर्ट वन स्टेट ऑफ वाटर इनटू अनदर। जब एक स्टेट, वाटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज करते हैं, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ टू बी चेंज्ड, तो उसमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है? आंसर इज, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट वाटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर, द फिजिकल क्वांटिटी दैट शुड बी। अब एक ही फिजिकल क्वांटिटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होती है, जैसे कि वाटर से आइस बना, या वाटर से वाटर वेपर बना, या आइस से वाटर बना, कैसे भी हम सर्कुलेट करके इसको कर सकते हैं। तो यही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चेंज होती है, तो द फिजिकल क्वांटिटी दैट शुड बी चेंज्ड इन टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर से चेंज होती है, क्योंकि हर टेम्परेचर, ठंडे को गर्म और गर्म को ठंडा, आपने वाटर को गर्म किया तो वाटर वेपर बन गया, और उसी वाटर को आपने फ्रीज करा, यानी टेम्परेचर चेंज कर दे, ठंडे पर ले आए, तो वो आइस बन गया। और यही वाटर वेपर जब बाहर रखे हुए में भी, जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर ही रखेंगे, तब भी वो ठंडा हो जाएगा। जैसे दूध चाय रखे हुए ठंडी हो जाती है, तो वो भी वाटर वेपर कंडेंसेशन का काम करती है, यानी वापस से वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाती है। तो सब डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ, देयर इज मॉइस्ट एयर इन द क्लोज्ड कंटेनर। एक बंद कंटेनर है यानी डिब्बा है, उसके अंदर मॉइस्ट यानी गीली हवा है, मॉइस्चर होता है ना बच्चों, उसे बोला गया है। हाउ कैन यू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द एयर। अब उस जो एयर के अंदर वाटर है यानी मॉइस्ट एयर है, उसकी क्वांटिटी आप कैसे रिड्यूस करेंगे, ये इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है।
तो आंसर भी देख लेते हैं हम। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मॉइस्ट एयर कैन बी डिक्रीज्ड बाय इधर बॉइलिंग, या तो उसे बॉइलिंग करके हम ख़त्म कर सकते हैं द कंटेनर, और बाय यूजिंग अ सिलिका जेल, या फिर सिलिका जेल को यूज़ करने के बाद में हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। दैट हैज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, जिसके अंदर यानी सिलिका जेल होता है बच्चों, जिसके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है। तो पूरा जितना भी वाटर मॉइस्चर होता है एक बॉटल में, एक जार में, तो वो पूरा का पूरा वो एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर, और अंदर केवल एक सूखी हवा रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेपोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन यानी क्या हुआ बच्चों? अब तक तो आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो वापस से वीडियो देखिएगा और उसे लर्न करने की कोशिश कीजिएगा डिफाइन में जो हमने करा है। वाटर यानी वाटर वेपर में चेंज हो जाता है ऑल टेम्परेचर। देन वाई डू वी हैंग आवर क्लोथ्स टू ड्राई इन द सन। फिर हम सन में ही अपने कपड़ों को, यानी धूप में, सूरज की रोशनी में ही हम अपने कपड़ों को क्यों डालते हैं? मैं ये क्वेश्चन फिर समझा देती हूँ। इवेपोरेशन अकर एट ऑल टेम्परेचर, अगर हम घर के अंदर कपड़े डालें, कपड़े धोए, और कपड़े धोने के बाद में हमने कपड़े अपने रूम में ही डाल दिए। रूम में डालने के बाद में हमें पता है कि सारा वाटर सूख जाएगा, यानी इवेपोरेट हो जाएगा और कपड़े भी सूख जाएंगे। लेकिन वो क्या होगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो हमें फिर भी उसके बाद भी सन के अंदर यानी सन में, धूप में अपने कपड़ों को क्यों टांगना चाहिए जिससे कि कपड़े जल्दी सूख जाए? तो इसमें आंसर आ रहा है बिकॉज वाटर इवेपोरेट्स फास्टर इन द सन, क्योंकि जो सूरज की रोशनी होती है, धूप होती है, धूप में पानी बहुत तेज़ी से उड़ जाता है, यानी वाटर वेपर बन जाता है और कपड़े बहुत तेज़ी से सूख जाते हैं। आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ओरल क्वेश्चन पर आते हैं जो कि पेज नंबर 182 पर है। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। एयर बिकम्स वार्मर एज यू गो हायर अप, ट्रू और फॉल्स? जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, कुछ बच्चे पहाड़ों पर गए होंगे, हिल्स पर जब जाते हैं तो उन्हें क्या महसूस होता है? तो आंसर क्या होगा? बहुत ज़्यादा, जितना ऊंचाई पर जाते चले जाएंगे उतना ज़्यादा हमें ठंडा महसूस होगा। तो क्या क्वेश्चन में यही है, क्या एयर वार्म होती है जितना ऊंचाई पर जाते हैं? तो आंसर इज़ फॉल्स। हवा उतनी ज़्यादा ठंडी होती चली जाती है जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, और हवा भी ठंडी होती है, साथ में ऑक्सीजन लेवल भी हमारा कम होता चला जाता है। इसीलिए जो ट्रैकिंग पर जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, साथ में वहाँ की हवा इतनी ठंडी होती है तो उसके हिसाब से भी वो सामान लेकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर क्लाउड्स मेड अप ऑफ? अब ये जो बादल होते हैं, बादल कैसे बनते हैं? हाउ डज वाटर वेपर इन द एयर चेंज इनटू क्लाउड्स? और जो एयर के अंदर वाटर वेपर है वो क्लाउड्स में कैसे चेंज हो जाता है? बच्चों, वाटर वेपर तो हमें दिखाई नहीं देता, हमें तो बस मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया था वाटर वेपर का, जो दूध चाय का होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा तेज़ गर्म होता है और हमारे सामने बहुत तेज़ गर्म खाना बनकर आया है, फूड बनकर आया, तो उसमें से भी धुआं निकलता है। आप बोलते हैं ना, मम्मा कितना ज़्यादा तेज़ गरम खाना दे दिया, मैं कैसे खाऊंगा या खाऊंगी, मेरा तो मुंह ही जल जाएगा। तो वही चीज़ होती है, लेकिन एयर के अंदर वाटर वेपर है वो तो हमें नहीं दिखता। वो हमें कैसे पता चलता है? जब समर्स जाती हैं, जो बच्चे नदर्न साइड में होंगे या एमपी साइड में रहते होंगे उन्हें ज़्यादा पता होगा, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर एरिया रहता है, या मुंबई साइड में होंगे जो महाराष्ट्र साइड होती है, तो हर जगह का अलग अलग होता है बच्चों टेम्परेचर, क्लाइमेटिक टेम्परेचर। लेकिन मैं फिर भी बताने की कोशिश करती हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, जब हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, अक्सर गर्मी होती है और पसीना जब आता है, तो इसका मतलब वो एयर में वाटर वेपर है, वाटर वेपर की वजह से ही पसीना आता है। तो उससे क्लाउड्स कैसे बन जाते हैं? उन्हीं से बादल बनते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उसके बाद ही बारिश होती है। ये अक्सर आप सबने नोट किया होगा। आंसर, क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ विद द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। वाटर की जो बूंदें होती हैं उन्हीं से
क्लाउड्स बनते हैं। वाटर वेपर गेट्स कूल्ड, जब वाटर वेपर ठंडा हो जाता है, जो कि मैंने आपको प्लेट का और चाय दूध का एग्जाम्पल आपको स्टार्टिंग में दिया था कि कप के ऊपर या ग्लास के ऊपर हम प्लेट कवर करके रख देते हैं, तो थोड़ी देर बाद हटाएंगे तो उसके ऊपर पानी आ जाता है। तो जब वो ठंडा हो जाता है तो उसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं बाय द कूलर एयर हायर अप इन एटमॉस्फेयर। यहाँ तो एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, तो जितना ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे उतनी जल्दी तेज़ी से वो पानी ठंडा होगा और ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगा और कंडेंस हो जाता है, यानी जो मैंने अभी आपको बताया, टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स। मैनी सच ड्रॉपलेट्स टुगेदर फॉर्म क्लाउड्स। जब ये बहुत सारी ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स होती चली जाती हैं, तो वो धीरे 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 क्लाउड्स बनते चले जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये नहीं हुआ है तो दोबारा से आप वीडियो को देखिएगा, 2-3 बार आप देखेंगे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा बच्चों, मैं आपकी कोशिश करूँगी सारे डाउट्स को क्लियर करने की। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। रेन वाटर इज़ नॉर्मली द प्योरेस्ट फॉर्म। जो बारिश का पानी होता है वो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म कहा जाता है नेचुरल वाटर में, बट इट हैज़ सम इम्प्योरिटीज़। फिर भी इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। व्हाट आर दीज इम्प्योरिटीज़? अब ये इम्प्योरिटीज़ कौन सी होती हैं एंड हाउ डू दे कम इनटू रेन वाटर? और ये रेन वाटर में यानी बारिश के पानी में ये इम्प्योरिटीज़ कैसे आ जाती हैं, यही क्वेश्चन है। So the answer is the impurities are dust particles and some gases. अब जो इम्प्योरिटीज़ की बात हो रही है कि बारिश के पानी में ये इम्प्योरिटीज़ कैसे आ जाती हैं, तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स यानी धूल के कण होते हैं और कुछ गैसेस भी घुली हुई होती हैं। दे गेट डिजॉल्व वाइल इट रेन। जब बारिश होती है तो जो एटमॉस्फेयर में धूल होती है, बारीक बारीक धूल के पार्टिकल्स होते हैं और गैसेस होती हैं, वो उस पानी में मिक्स हो जाती हैं। वेयर द एयर इज़ पॉल्यूटेड, और ये भी कहाँ पर होता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, जैसे दिल्ली का एरिया हो गया या दूसरी और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गई हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे अलग अलग जहरीली गैसेस होती हैं, तो वो सारी उसमें मिक्स हो जाती हैं, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। द रेन वाटर में कंटेन्स हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक एसिड। और इसी के में जब रेन वाटर में यानी बारिश के पानी में ये सारी इम्प्योरिटीज़ घुल जाती हैं, तो ये एक एसिड का काम करती हैं, और इसीलिए कई बार फर्स्ट रेन को एसिड रेन भी कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो अब कभी भी फर्स्ट रेन कभी आती है तो उसको हमें बच के रहना चाहिए, उसमें गीले नहीं होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट जो बारिश आती है वो हमारी क्लीन सरफेस पर आती है, यानी क्लीन एटमॉस्फेयर हो जाता है तब बारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान सफर्स फ्रॉम ड्राउट क्वाइट ऑफन वेयरएज केरला डज नॉट। अब राजस्थान में सबसे ज़्यादा सूखा होता है, सूखा पड़ता है बच्चों। ड्राउट मतलब होता है सूखा, जब बारिशें नहीं होती हैं, और जबकि केरला में ये प्रॉब्लम फेस नहीं करने के लिए मिलती वहाँ के लोगों को। तो ऐसा क्यों है? आंसर, इट हैपन्स सो, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मॉनसून विंड्स लॉस्ट मोस्ट ऑफ देयर मॉइस्चर बाय द टाइम दे रीच राजस्थान। जब केरला से मानसून स्टार्ट होता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा, केरला से जब भी मानसून आएगा केरला से ही स्टार्ट होकर आएगा। केरला से जब मानसून आता है तो धीरे 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 जब हर जगह पर फैलता चला जाता है, बारिशें होने लगती हैं, तो राजस्थान आते आते टाइम तक वो पूरी तरीके से उसके हवा में से पूरा मॉइस्चर सूख चुका होता है, जिसकी वजह से बारिश कम होती है और ड्राउट पड़ता है, यानी सूखा पड़ जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर डू यू एक्सपेक्ट सीपेज ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड टू बी लेस। जहाँ अब आप कहाँ भी बताएंगे कि पानी कहाँ पे कम है, यानी पानी का जो सीपेज है, जहाँ पे पानी सोखता है, निकलता है, वहाँ पे कहाँ किस एरिया में वो कम है? इन अ विलेज, विलेज में कम है या फिर बिग सिटी में कम है?
क्योंकि जो सीपेज से मतलब होता है बच्चों, जब बारिश होती है तो आपने अक्सर देखा होगा बारिशें होती है तो बारिश की वजह से मिट्टी पूरी सूखी होती है, तो वो पूरी मिट्टी उस पानी को सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वही सीपेज से मतलब है कि पानी कहाँ पे कम है। विलेज में कम है उसका सीपेज, यानी पानी का जो सूखा हुआ है पानी, वाटर का ग्राउंड ने जो पानी सोख लिया है, तो वो कहाँ पे ज़्यादा होगा और कहाँ पे कम होगा। आंसर इज इन अ बिग सिटी। अब यहाँ पे बिग सिटी में उसका सीपेज कम होगा, बिकॉज देयर इज़ लेस वेजिटेशन ड्यू टू कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। क्योंकि गाँव में तो बहुत बड़ी खेती होती है, फार्मिंग होती है, तो लेकिन बिग सिटीज़ में कोई खेती बाड़ी नहीं होती है बच्चों, और ट्रीज़ भी काट दिए गए हैं। जहाँ पे ट्रीज़ नहीं होंगे वहाँ पे बारिशें भी नहीं होंगी, और ना ही वहाँ पे सीपेज का एक अमाउंट रह जाता है, यानी सीपेज भी बहुत कम रहेगी। एंड लेस ओपन स्पेस, और बहुत कम जगह है ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड रोड्स। क्योंकि शहरों में यानी बड़ी बड़ी सिटीज़ में इतने कंस्ट्रक्शन बन चुके हैं बिल्डिंग्स के और रोड्स के, कि कहीं पर भी खुली जगह नहीं रह गई है जहाँ पे वो ग्राउंड पानी को सोख सके। जो भी बारिश आई है उस पानी को सोखने के लिए जगह ही नहीं बची है। लेकिन इसका ऑपोजिट हम लें तो विलेज में इतनी खाली जगह पड़ी हुई है कि पानी आसानी से जब बारिश आती है तो पूरा पानी सोख लेती है ज़मीन, तो वहाँ पर ग्राउंड लेवल अच्छा होता है पानी का। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे ओरल क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। अगेन वही वाला क्वेश्चन आ गया है। द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसमें कि सॉलिडाइज, लिक्विड वाटर एंड गैसियस स्टेट जो होती है वो वाटर वेपर की होती है। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द फॉर्म ऑफ वाटर एज इट अकर्स इन नेचर इन द 3 स्टेट्स। अब वो वाटर की फॉर्म्स हमें बतानी हैं जो कि 3 स्टेट्स में नेचर में पाई जाती हैं। तो वाटर अकर्स इन नेचर इन सॉलिड स्टेट एज आइस, आइस के रूप में है, लिक्विड स्टेट वाटर के रूप में है, और गैसियस स्टेट एज अ गैसियस स्टेट जो कि वाटर वेपर के रूप में है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। मैं बहुत स्पीड से करवा रही हूँ बच्चों, मुझे पता है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी से इसको मैंने प्रिपेयर किया है और बहुत तेज़ी से मैं इसका शूट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बच्चों लिखने में, उसके बाद में मुझे बनाने में, वीडियो शूट करने में, और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा लेबोरियस काम अपलोड करने में। तो मैं वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, इसलिए मैं बहुत स्पीडली पढ़ा रही हूँ। क्वेश्चन 3, इवेपोरेशन ऑफ वाटर अकर एट ऑल टेम्परेचर्स। वो इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे हो जाता है, यानी हर जगह पे पानी भाप बन के उड़ जाता है। हाउ इज इवेपोरेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब ये इवेपोरेशन टेम्परेचर पर ही क्यों डिपेंड करता है, बिना टेम्परेचर के इवेपोरेट क्यों नहीं होता पानी, उनका क्वेश्चन ये है। इफ़ द सब्सटेंस इज हॉटर, अगर सब्सटेंस यानी कुछ भी चीज़ है वो तेज़ गर्म है, देन इवेपोरेशन विल बी फास्टर। तो इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होगा, यानी भाप उतनी तेज़ी से निकलेगी। दैट इज़ द हायर द टेम्परेचर, जितना तेज़ हाई टेम्परेचर होगा उतनी तेज़ी से पानी खौलेगा। अब पानी का एग्जाम्पल ही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मोस्टली बच्चों को पानी का और चाय का एग्जाम्पल तो सबको पता होगा, बाकी फूड का होगा। समझने वाले बच्चे बहुत इजीली समझ गए होंगे जिन्होंने वाटर वेपर देखा है, और जिन्हें अभी भी प्रॉब्लम आ रही है वो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। द मोर द इवेपोरेशन, जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना तेज़ इवेपोरेशन होगा, उतनी तेज़ी से भाप बन के उड़ेगी। इन फैक्ट इवेपोरेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब इनफैक्ट में से क्या मतलब हो गया बच्चों, कि सच बात तो यह है कि इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस पर लिक्विड से होता है हर टेम्परेचर पे। कोई भी टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज टू अफेक्ट द रेट ऑफ एट विच इवेपोरेशन विल टेक प्लेस। जो इफेक्ट होगा टेम्परेचर का, इफेक्ट और अफेक्ट दोनों में ही मीनिंग चेंज है। उसका अफेक्ट क्या पड़ेगा, वो इवेपोरेशन पर
पड़ जाएगा बच्चों। जितना तेज़ जहाँ का टेम्परेचर होगा उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी उसकी जो स्पीड होगी इवेपोरेशन करने की वो डिपेंड करती है। Evaporation occurs from when liquid water is at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। Evaporation तब होता है बच्चों जब लिक्विड वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है। ये एक थर्मामीटर होता है, जैसे हमारा बॉडी का थर्मामीटर होता है टेम्परेचर वो करने का, मेज़र करने का, ऐसे ही वाटर के लिए भी आता है बच्चों। तो वहाँ पे जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो टेम्परेचर आ जाता है, वहाँ से बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है यानी इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन 4 आ रहा है, व्हाई डज वाटर वेपर कंडेंस व्हेन इट रीचेस हाई अप इन द एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर कंडेंस क्यों हो जाता है? अगेन अब तक तो शायद कुछ बच्चों को समझ आ गया होगा, कुछ नहीं, काफ़ी कुछ बच्चों को समझ आ गया होगा कि वाटर वेपर कंडेंस कब होता है। जब वाटर वेपर ठंडा होकर बूंदों में चेंज हो जाता है यानी पानी में चेंज हो जाता है, तो वो वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है। व्हेन इट रीचेस, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में ऊंचाई पर जाएगा तो वाटर वेपर कंडेंस क्यों हो जाता है, क्वेश्चन यही बोल रहे हैं। आंसर इज वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट फॉर्म क्लाउड्स। वो जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो क्लाउड्स बना लेती हैं। इफ़ देयर आर डस्ट पार्टिकल्स, अगर उसमें डस्ट पार्टिकल्स है क्लाउड्स में, ऑन विच द वाटर ड्रॉपलेट्स कैन सेटल, जो वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर अगर डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं और उन्हीं से वो क्लाउड्स बन गया है, एंड गेट बिगर दैन द ड्रॉपलेट्स, और जब वो ड्रॉपलेट्स भी बड़ी हो गई यानी वो बहुत ज़्यादा एक साथ मिक्स होती चली गई, छोटी 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 बूंदें भी मिक्स होती चली गई तो वो बड़ी होती चली गई, विल इवेंचुअली बिकम लार्ज इनफ टू फॉल एज रेन ड्रॉप। और वो जब इतनी बड़ी हो जाती है और हैवी हो जाती है तो वो उसके बाद में रेन ड्रॉप से वो गिर जाती है यानी बारिश का बूंद बन के वो नीचे ज़मीन पर आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस, वाटर वेपर जब कंडेंस होता है, इट फॉर्म्स टाइनी ड्रॉपलेट्स, ये टाइनी छोटी छोटी बूंद बना लेता है पानी की, दैट फॉर्म क्लाउड्स, जो कि क्लाउड्स भी बनाने का काम करता है। व्हेन डू दीज ड्रॉपलेट्स कम डाउन एज रेन, ये पानी की बूंदें जो क्लाउड्स बन गई हैं उसके बाद वो पानी बन के यानी बारिश के रूप में वो नीचे कब आती हैं। आंसर, एज द क्लाउड्स गेट कूल्ड फर्दर, जब क्लाउड्स और ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, ये पानी तो वाटर वेपर तो ठंडा हो गया, टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गया, लेकिन जब ये क्लाउड्स बन गया तो वो और ज़्यादा ठंडा होगा, जब और ज़्यादा ठंडा होने के बाद वाटर ड्रॉप्स बिकेम बिगर, तो वाटर ड्रॉप्स बहुत बड़ी हो जाती हैं, और जब वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं तो वो उसके बाद में अर्थ पर रेन के रूप में आ जाती हैं। नेक्स्ट, how can you change a water to ice, ice to water, water vapor to water। फर्स्ट क्वेश्चन हम समझेंगे दोबारा से। अब कैसे हम चेंज करेंगे पानी को आइस में, आइस को पानी में, और वाटर वेपर को वाटर में। अगेन इसको तो हम बहुत सारे आंसर्स मिल गए होंगे बच्चों को अपने मन में। आंसर इज, वाटर को आइस में चेंज करने के लिए फ्रीजिंग की ज़रूरत है, आइस को वाटर में चेंज करने के लिए मेल्टिंग की ज़रूरत है, वाटर वेपर को वाटर में चेंज करने के लिए कंडेंसेशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हाउ आर नेचुरल स्प्रिंग्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड। नेचुरल स्प्रिंग्स होते हैं बच्चों झरने, जो पहाड़ों पर निकलते हैं, हिली एरिया पे झरने होते हैं, उन्हें बोला है वो कैसे बनते हैं। आंसर, द ग्राउंड वाटर में रन अलॉन्ग द सरफेस, जो ग्राउंड वाटर है वो सरफेस पर नॉन पोरस रॉक्स में, यानी जिनके अंदर नॉन पोरस होते हैं बच्चों, जिनके बीच में जगह नहीं होती, होल नहीं होता, एयर जाने के लिए जगह नहीं होती, ना एयर ना पानी, वहाँ से होकर निकलता है, एंड कम आउट ऑफ द सरफेस एट सम प्लेसेस टू फॉर्म अ नेचुरल स्प्रिंग। क्योंकि जब पानी को सोखने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगी, कहीं पर मिट्टी है वहाँ पे पानी सोख लिया उसने तो वो तो पानी ख़त्म हो गया,
क्योंकि वो ज़मीन के अंदर चला गया। लेकिन कुछ जगह हैं जहाँ पे पानी, मिट्टी बहुत चिकनी है, जहाँ पे पोर्स नहीं है जिसमें कि पानी एब्जॉर्ब हो सके, तो वो तो बहकर निकल जाएगा, तो वही स्प्रिंग बन जाता है, यानी झरने बन जाते हैं। गिव एनी 3 इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ वाटर। वाटर के 3 इम्पॉर्टेंट यूजेस क्या है? द following are the uses of water is extensively used for all domestic purpose like drinking, washing, cooking etc. हमारे डोमेस्टिक यानी घरों में तो हमारा बहुत ज़्यादा पानी यूज़ में होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ घरों में ही होता है, जो कि पानी पीने के, वॉश करने के, कुक करने के काम आता है। वाटर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का भी एक बहुत बड़ा मीडियम है पानी। वाटर अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और पानी से ही इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, तो वो उधर की साइड भी उसका बहुत बड़ा यूज़ है। व्हाट डू यू मीन बाय द वाटर साइकिल? वाटर साइकिल से क्या मतलब है? द वाटर साइकिल विच इन्वॉल्व्स द कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन ऑफ वाटर। वो साइकिल में जैसे बच्चों पहिया घूमता रहता है, टायर व्हील घूमता रहता है कंटिन्यूस, उसी तरीके से वाटर का भी एक साइकिल बना हुआ होता है जो कि कंटिन्यूस, कांस्टेंट यानी कंटिन्यूस घूमता रहता है। फ्रॉम अर्थ टू एटमॉस्फेयर, अर्थ से एटमॉस्फेयर में पानी सूखा यानी भाप बन के उड़ के इवेपोरेट हो गया, तो क्लाउड्स बन गया, क्लाउड्स बना तो वो वापस से क्लाउड्स बन के कंडेंस होकर वो वापस से अर्थ पर आ गया। तो ये कंटिन्यूस साइकिल चलती रहती है। एंड अगेन बैक टू द अर्थ इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल, जो मैंने अभी आपको बताया वही है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं। अब हम लॉन्ग आंसर्स की तरफ आ गए हैं बच्चों। हम ये स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको अब तक सब क्लियर होता जा रहा होगा जो जो अभी हमने पढ़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ वाटर सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी? वाटर हमारी बॉडी के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है? आंसर, वाटर इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, क्योंकि हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेवरल लाइफ प्रोसेस इज़ सच, जो बहुत सारे लाइफ प्रोसेस जो होते हैं, लाइफ को चलाने वाले जो काम होते हैं, सच एज जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे फूड का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी एंड सो ऑन। और इसी तरीके से जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, इसके अलावा इस बहुत सारे प्रोसेस है जो वाटर की प्रेजेंस में ही हमारी लाइफ यानी हमारी बॉडी में काम करने का एक ज़रिया बनते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल आवर बॉडी टेम्परेचर, और इसी की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। हमारी बॉडी में बॉडी का बहुत सारा पार्ट हमारा पानी से ही मिलकर बना है। सेकेंड क्वेश्चन, इन व्हाट वेज इज़ वाटर यूजफुल टू प्लांट्स? अब ह्यूमन बॉडी के लिए तो देख लिया, अब प्लांट्स के लिए कैसे यूज़फुल है वाटर, अब उसके बारे में है। The utility of water to plants is as follows. First, water is required for the germination of seed. किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए यानी उसको और ज़्यादा ग्रो करने के लिए पानी की ही ज़रूरत होती है। देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसकी वजह से उस सीड में वो जर्मिनेट होता है, ग्रोथ होता है और बड़ा होता है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, जो प्लांट्स की रूट होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है सॉइल से। अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के साथ साथ वो और क्या एब्जॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। पानी को पूरा एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट प्रिपेयर फूड, फिर प्लांट अपना फूड बनाता है, किसकी वजह से? फोटोसिंथेसिस, जो सनलाइट्स में प्रेजेंट होता है उसकी वजह से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स। तो ये सब भी पानी की ही वजह से हो रहा है। थर्ड पॉइंट, दिस फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स बाय मीन्स ऑफ वाटर। अब ये पानी जो डाला है उसके साथ में जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं पानी की वजह से, ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स में यानी प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं
उसकी वजह से वहाँ पर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को पहुँचाते हैं पानी की वजह से। इसी तरीके से पानी के ज़रिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, हाउ कैन यू शो दैट वाटर वेपर इज़ प्रेजेंट इन एयर? अब कैसे बताएंगे कि वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में या एयर में प्रेजेंट है? उसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट टाइप का करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ। टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, उसके लिए टेक वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में पानी लेना पड़ेगा और उसमें कुछ आइस क्यूब्स को ऐड करना होगा। टू मेक वाटर कोल्ड, जिससे कि पानी ठंडा हो जाए। कीप इट फॉर सम टाइम ऑन द टेबल, कुछ समय के लिए उसे टेबल पर ऐसे ही छोड़ दीजिए या रखा रहने दीजिए। एंड देन ऑब्जर्व द बीकर, और उसके बाद में बीकर को ध्यान से देखेंगे, चेक करेंगे, तो हमें क्या दिखेगा? वी सी टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द आउटसाइड, बीकर के बाहर की साइड हमें कुछ ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। एज द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द बीकर कूल्स डाउन, जैसे ही बीकर हवा में रखा हुआ खुली जगह पर हमने छोड़ दिया था, तो वो एयर के कांटेक्ट में आया तो वो बीकर ठंडा हो गया। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कंडेंस टू फॉर्म वाटर, जो वाटर वेपर प्रेजेंट था एयर के अंदर वो भी ठंडी हो गई और उसकी वजह से वो वापस वाटर बन गई। दिस शोज दैट वाटर वेपर इज़ प्रेजेंट इन द एयर, इसी से हमें पता चलता है कि एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजंस फॉर लोअरिंग द वाटर टेबल इन लार्ज सिटीज़? बड़ी बड़ी सिटीज़ में वाटर टेबल का कम होने का क्या कारण है, यानी वाटर लेवल कम होने का क्या कारण है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये अक्सर पूछा जाएगा। उसका आंसर है ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ कॉजिंग द वाटर टेबल डाउन। अब इसमें क्या है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्यों डाउन हुआ? क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा बेफिजूल का यूज़ करने के कारण। अब वाटर टेबल भी कहाँ पर यूज़ हुआ? इन सिटीज़ टू गो डाउन रैपिडली रिजल्ट। अब सिटीज़ में बहुत ज़्यादा जब पानी का यूज़ हुआ तेज़ी से, रैपिडली मीन्स होता है तेज़ी से, तो उसका रिजल्ट क्या हो गया? लोअरिंग डाउन ऑफ वाटर टेबल। ये बच्चों टी नहीं है, एल है, LOWERING, लोअरिंग। तो वाटर लेवल या वाटर टेबल कम होता चला गया। फिफ्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ ड्राउट द प्राइस ऑफ ग्रेन्स, जब सूखा पड़ता है तो जो ग्रेन्स है, अनाजों के जो प्राइसेस हैं, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के प्राइसेस बहुत तेज़ी से, बहुत महंगाई पर आ जाते हैं, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं उनके प्राइसेस। वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स? आपको क्यों ऐसा लगता है? और साथ में एक और क्वेश्चन है, डू यू एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ ग्रेन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू गो अप ड्यूरिंग फ्लड ऑल्सो? जैसे सूखे में हर चीज़ों के रेट बढ़ते हैं, क्या जब बाढ़ आती है, फ्लड मतलब बाढ़ आती है, तब भी क्या इन सब चीज़ों का रेट बढ़ता है? और अगर बढ़ता है तो क्यों? आंसर, ड्राउट इज़ अ सिचुएशन विच अकर्स ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल यानी बारिश की शॉर्टेज। बारिशें नहीं होती हैं, जब बारिशें नहीं होंगी तो फार्मिंग कैसे करेंगे, किसी भी चीज़ को हम ग्रो कैसे करेंगे? तो वो सिचुएशन एक खड़ी हो जाती है जब बारिशें नहीं होती हैं। दिस रिजल्ट इन ड्राइंग अप द क्रॉप्स, जो क्रॉप्स ग्रो भी हो गई है, जब बारिश नहीं हुई तो वो भी सूखने लग जाती है। विच इज़ टर्न लीड टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर फूड, जब सूख जाएगी, क्रॉप से सूख जाएंगी तो फूड भी ग्रो नहीं हो पाएगा, तो उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। हैंस ड्यूरिंग ड्राउट द प्राइस ऑफ ग्रेन्स, और इसी वजह से जो ग्रेन्स के, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब इसी का जो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन का है उसका आंसर है फ्लड्स आर कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ आ जाती है। इसका उल्टा हो गया, जब बारिशें नहीं हुई तो ड्राउट हो गया, जब बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं
तो वो फ्लड आ गया, यानी बाढ़ आ गई। ड्यू टू एक्सेस वाटर फ्लो द क्रॉप्स गेट डैमेज। जब बहुत ज़्यादा बारिशें आ जाती हैं तो पानी पूरा क्रॉप्स में भर जाता है, जिसकी वजह से क्रॉप्स भी डैमेज हो जाती हैं। अगेन रिजल्टिंग इन द शॉर्टेज ऑफ फूड। जब क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगी तो फिर वापस क्या होगा, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। अगेन दिस कॉज एन इंक्रीज इन फूड प्राइस। और इसी की वजह से फूड प्राइस भी बढ़ने के चांसेस पूरे रहते हैं, और यही एक कारण होता है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लड्स। फ्लड्स यानी बाढ़ आने के क्या कारण हैं। द स्ट्रॉन्ग विंड कॉज हाई वेव्स। जो बहुत तेज़ हवा चलती है उससे ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिसे कि टाइडल वेव्स कहा गया है। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर टाइडल वेव्स। तो आंसर है द स्ट्रॉन्ग विंड कॉजेज हाई वेव्स कॉल्ड टाइडल वेव्स। इन द सी, ये सी में ही होती है, समुद्र में ही होती है। दे कॉज फ्लडिंग, और इन्हीं की वजह से जब ऊंची ऊंची लहरें आती हैं तो वो जब बाहर निकल के आ जाती है तो वो फ्लड का रूप ले लेती है, यानी बाढ़ का रूप ले लेती है। इन कोस्टल एरियाज फ्लडिंग इज ऑफन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स। और जो साइक्लोन्स होते हैं, साइक्लोन की वजह से ही जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे फ्लड इजीली या एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि वहाँ इजीली फ्लड आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, लिस्ट 4 वेज इन विच वी कैन कंजर्व वाटर। वो 4 वेज बताने जिसमें कि हम पानी को बचा सकते हैं। फॉलोइंग आर द 4 वेज बाय विच वी कैन कंजर्व वाटर एंड यूज़ इट इफ़ेक्टिवली। अब वो 4 तरीके जिससे कि हम पानी को बचा भी सकते हैं और उसका बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ भी कर सकते हैं, बहुत अक्लमंदी से, समझदारी से हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो उसके फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर एंड रिसाइकिल वेर एवर पॉसिबल। सबसे पहले जो पानी का वेस्ट है वो वेस्टेज रोकना होगा और उसे रिसाइकिल करना चाहिए जितना ज़्यादा पॉसिबल हो। जैसे हम बोल सकते हैं कि रेन वाटर को इकट्ठा कर सकते हैं और उसे हम घर में पोछा लगाने के काम में ले सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका एक होता है, जैसे आजकल एक्वागार्ड लगे हुए हैं घरों में, उसमें पानी बहुत वेस्ट होता है, तो वह पानी को इकट्ठा करके हम प्लांट्स में डाल सकते हैं, उनसे घर की सफाई कर सकते हैं, तो ये रिसाइकिल प्रोसेस हो जाता है। सेकंड, प्लांट ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन। पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, दूसरे वेजिटेशंस को लगाना चाहिए। ये क्या करेगा, दिस इंक्रीज द एब्जॉर्ब ऑफ वाटर। इनकी वजह से पानी का सॉइल के अंदर एब्जॉर्प्शन आ जाएगा, यानी सीपेज आ जाएगी, जो पानी का हमने क्वेश्चन पढ़ा था पीछे। एंड इंक्रीज द वाटर टेबल, और इसी की वजह से जब पानी ज़मीन के अंदर सीप हो जाएगा यानी सोख लेगा तो वहाँ पे वाटर टेबल या वाटर। थर्ड पॉइंट, sorting water, rainwater, storing rainwater in large amount for future use by constructing dams। अब रेन वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि आगे चल के फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े डैम्स को बनाने में हेल्प हो सकती है। ट्रीटिंग द सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट्स बिफोर डिस्पोजिंग दैम। जो सीवेज होता है, जो वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट हमारा निकलता है, वो उसमें से जो ट्रीटमेंट किया जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी निकलता है जो फैक्ट्रीज वगैरह में से निकलता है, कभी भी डिस्पोज करने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है, यानी उसकी साफ़ सफाई करी जाती है जिससे कि वो पानी यूज़ करने लायक हो जाए, देयर बाय रिड्यूसिंग द वाटर पोल्यूशन। और इसी ट्रीटमेंट की वजह से वाटर पोल्यूशन को भी कम किया जा सकता है। 8th क्वेश्चन आ रहा है बच्चों यहाँ पर, बिग डैम्स हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स, डिस्कस। जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं उनकी अपनी खुद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, अब उनके बारे में बताना है। तो इसमें आंसर है बिग डैम्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। बड़े बड़े डैम्स में बहुत ज़्यादा पानी होता है, किसी बच्चे ने देखा होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। एट अ टाइम
इफ़ द रेनफॉल इज़ हैवी, जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, लगातार कई दिन तक रेनफॉल होती रहती है, तो वो पानी बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा स्टोर हो जाता है। देन वाटर इज़ रिलीज फ्रॉम द डैम, अब वो जब पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वो डैम में से बाहर निकाल दिया जाता है एक्स्ट्रा वाटर। दिस कॉज हैवी फ्लडिंग, अब जब इतना पानी बाहर निकलेगा तो वो एक बाढ़ का रूप ले लेगा, विच डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर एंड डिस्प्लेस द पीपल। अब इसके वजह से भी और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जब पानी इतना बाहर निकलेगा, फ्लड का रूप ले लेगा, तो वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुँचेगा, एग्रीकल्चर को नुकसान पहुँचेगा और बहुत से लोग अपने घरों से बेघर हो जाएंगे। ऑल्सो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन डैम्स, और जो इस डैम्स में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर स्टोर होता है, वो एक अर्थक्वेक का भी काम करता है, क्योंकि वहाँ से टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ एक प्रोन एरिया बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं बच्चों, जो पानी के अंदर होती हैं, और उसमें अगर जब वो आपस में टकरा जाती हैं बाई चांस, ये रेयरली होता है, लेकिन जब भी ये टकराती है, थोड़े से भी टकराती है, तो एकदम अर्थक्वेक आता है, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। 9th क्वेश्चन, व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? व्हाट आर द 2 वेज इन विच इट कैन बी डन? और वो 2 वेज कौन से हैं, वो 2 तरीके कौन से हैं जिसमें ये काम किया जा सकता है, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है। आंसर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज़। बारिश के पानी को ही स्टोर करके रखना और उसके बाद उसको किसी न किसी काम में ले लेना। ये 2 तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट, वाटर फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग इज़ अलाउड टू फ्लो इनटू द स्टोरेज टैंक। जो छतों पर पानी बहता है, बिल्डिंग की छतों पे जो पानी भरता है, उसे एक तरीके से हम स्टोरेज टैंक की तरफ उसका पाइप निकाल दें और वहाँ से पानी बहकर स्टोरेज टैंक में आ जाए बारिश जब होती है। एंड यूज़ फॉर डेली एक्टिविटीज़, और फिर उस पानी को जो स्टोर किया गया उसे डेली एक्टिविटीज़ में, यानी जो हम अपने घरों में डेली एक्टिविटीज़ में बहुत पानी यूज़ करते हैं, उन्हें यूज़ में लिया जा सकता है। और इट इज़ अलाउड टू फ्लो इनटू अ डीप पिट टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर। या फिर दूसरा तरीका, एक तो ये हो गया तरीका, स्टोरेज टैंक में हम उसको डाल सकते हैं, या फिर हम उसे बहुत गहरे एक गड्ढे में भी पानी को बहा सकते हैं, जिससे कि वो पूरा अंदर ग्राउंड में सीप हो जाए, यानी एब्जॉर्ब हो जाए और वो वाटर लेवल को बढ़ा सके। सेकंड है द रेन वाटर फ्लोइंग इनटू रोड साइड ड्रेन्स। जो रेन वाटर है जो साथ में रोड साइड की ड्रेन्स बनी हुई होती हैं उसमें बहने देना चाहिए, और उसके बाद में उसे एक डीप पिट की तरफ मोड़ देना चाहिए। उसका रास्ता ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि वो एक गहरे गड्ढे की तरफ चली जाए और वहाँ पे ग्राउंड वाटर में एब्जॉर्ब होने का काम करे। बच्चों, यहाँ भी हमारे लार्ज क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो चुके हैं। अब हम लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं, जो कि हॉट क्वेश्चन आंसर्स हैं, थिंक एंड आंसर्स। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा जो जो अब तक हमने पढ़ा है। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, what would have been the consequence if water was not recycled in nature by the water cycle? उसका क्या असर होगा, कंसिक्वेंस में क्या असर होगा जब वाटर को रिसाइकिल नहीं किया जाएगा नेचर में बाय द वाटर साइकिल के द्वारा। जो वाटर साइकिल होता है नेचुरल होता है वो तो अगर वो नहीं होगा तो उसका क्या असर होगा। देयर इज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ which would have been consumed long back if it had not been recycled by nature। अब इसमें जो अर्थ पे इतना पानी है, लेकिन वो है तो एक फिक्स अमाउंट में ही, अगर वो यूज़ होता रहेगा, ख़त्म होता चला जाएगा, तो वो पूरी तरीके से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा एक टाइम में आके। अगर वो रिसाइकिल नहीं होगा तो, अगर रिसाइकिल हो रहा है तो वो वापस से उतना ही ख़त्म होगा और उतना ही वापस उसको मिल जाएगा अर्थ को। लेकिन जब नेचर ने वाटर साइकिल को ही बंद कर दिया तो वो रिसाइकिल नहीं हो पाएगा,
नहीं हो पाएगा तो वो बहुत तेज़ी से कंज्यूम होगा जो अर्थ पर वाटर है, ठीक है, और वो एक टाइम में ख़त्म हो जाएगा। दिस और लाइफ ऑन अर्थ वुड हैव डाइड लॉन्ग बैक, और उसके बाद एक टाइम पर आकर जब अर्थ पर से पूरा ख़त्म हो जाएगा तो लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द वाटर टेबल इन द फास्ट ग्रोइंग टाउन लाइक गुड़गांव, जो कि दिल्ली के पास में है, ये अनुमान लगाया गया है कि जो वाटर लेवल है, वाटर टेबल है, वो बहुत तेज़ी से नीचे चला गया है, यानी कम हो गया है गुड़गांव जैसी जगह पर, जो कि दिल्ली के पास में। बहुत से बच्चे रहते भी होंगे, वहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो जहाँ जहाँ से वीडियो मेरी देख रहा है वह भी अपनी जगह की मेरे पास नाम ज़रूर भेजें। विल गो डाउन सो मच इन द नेक्स्ट डिकेड दैट इट विल बी डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर फॉर यूज़। अब इतनी तेज़ी से यहाँ पर पानी कम होता जा रहा है ग्राउंड वाटर, तो एक टाइम पर आने के बाद यानी अगले 10 सालों में बहुत मुश्किल हो जाएगा पानी को एक्सट्रैक्ट करना, यानी निकालना ग्राउंड वाटर को यूज़ के लिए। दिस सिचुएशन कैन बी करेक्टेड बाय द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ वन मेथड ऑफ रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। ये जो सिचुएशन आई है इसे ठीक किया जा सकता है केवल एक मेथड को यूज़ करके, मतलब रिचार्ज ग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज कर सकते हैं, यानी दोबारा से हम उसको रिचार्ज करने का मतलब है ग्राउंड वाटर का लेवल हम बढ़ा सकते हैं। वो मेथड क्या है? उन्होंने वो मेथड पूछा है इतने बड़े क्वेश्चन में। अब इसमें भी आंसर भी हम उतना ही देंगे बच्चों। आंसर, इन फास्ट ग्रोइंग टाउन लाइक गुड़गांव, ये काफ़ी सारा क्वेश्चन में से ही आ रहा है। ग्राउंड वाटर कैन बी रिचार्ज्ड बाय मेकिंग यूज़ ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर को यूज़ करके हम उसे रिचार्ज कर सकते हैं। द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, जो रेन वाटर जैसे हार्वेस्टिंग में हमने अभी पीछे पढ़ा था उसी में है कि बिल्डिंग में जो बिल्डिंग की छतों पे जो रेन वाटर आ रहा है और उसे फ्लोइंग, या तो हम उसे स्टोर कर ले या फिर फ्लो डाउन कर दो उसे रोड साइड ड्रेन में, शुड बी डायरेक्टेड एंड अलाउ टू फ्लो इनटू अ डीप पिट, और उसके बाद हम गहरे गड्ढे में उसको जाने दें जिससे कि वो अंदर पानी ज़मीन के अंदर पहुंच जाए, यानी ग्राउंड उसको सोख ले। इसकी वजह से वाटर लेवल बढ़ जाएगा। दिस वाटर एड्स टू द वाटर ग्राउंड लेवल, या वाटर अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर को इसकी वजह से हम बढ़ाने का काम कर सकते हैं। यही एक बड़ा तरीका है वहाँ की प्रॉब्लम से निकलने का। नाउ हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुँच गए इस चैप्टर के। अब ये भी देख लेते हैं। यू कैन सी वाटर इन इट्स 3 स्टेट। 3 स्टेट जो नेचर की है उसमें आप वाटर को देख सकते हैं। नेम सम अदर सब्सटेंसेस दैट यू कैन सी इन द 3 स्टेट इन एवरीडे लाइफ। इसके अलावा और कौन सी जो दूसरे सब्सटेंस है उनमें आप 3 स्टेट को कैसे देख सकते हैं, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस का है उसे भी बोला है। वाटर एक्सिस्ट इन 3 स्टेट। अब नेचर में वाटर को तो हम 3 स्टेट्स में ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और कौन सी हैं? कैंडल वैक्स है, वो भी मेल्ट होती है, पिघलती है, सॉलिड होती है। बटर है, बटर भी सॉलिड होता है, मेल्ट होता है, तो वो भी वाटर ही हो जाएगा। और घी है। ठीक है बच्चों, वाटर के अलावा ये भी हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में आ जाते हैं। ओके, 3 स्टेट्स ऑफ वाटर का हो गया बच्चों। ठीक, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्माइली बना देती हूँ अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, जिससे खूब सारी पढ़ाई करें। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ज़्यादा थैंक्स। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई होप, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये पूरा जो सेशन लिया है क्वेश्चन आंसर्स का वो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा।
जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसने नहीं किया है शेयर कर दीजिए, और लाइक का बटन तो दबाए बिना जाना ही नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।